हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझना। हमने जो है पिछले लेक्चर में बात करी थी प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया के डेफिनेशन के बारे में और उनके मात्रक के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो डेफिनेशन तो आप सभी को मालूम है। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, हम क्या कहेंगे उसको? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखो, कोई भी रिएक्शन होती है उसमें अभिकारक किस में कन्वर्ट होता है? उत्पाद में। तो जो भी अभिक्रिया होती है उसकी दर होती है किसके? अभिकारक की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो अभिक्रिया की दर समानुपाती है किसके? ए की सक्रिय मात्रा के, जो भी अभिकारक है उसकी सक्रिय मात्रा के। माना कि ए की प्रारंभिक सांद्रता क्या है? स्टार्टिंग में जब सांद्रता थी तो उत्पाद कुछ भी नहीं बना था, सिर्फ अपने पास क्या था? अभिकारक था। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है अपने पास? ए मोल प्रति लीटर है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। अब टी समय बाद, कुछ समय बाद क्या होगा? जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो जो अभिकारक है उसकी मात्रा कम पड़ती जाएगी और क्या बनता जाएगा? उत्पाद। तो अभिकारक की जो कुछ एक्स जो उसमें से कुछ मोल जो है किसमें कन्वर्ट हो गए? उत्पाद में परिवर्तित हो गए। तो क्या लिखेंगे हम? टी समय बाद एक्स मोल प्रति लीटर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अतः टी समय बाद ए की सांद्रता कितनी रह जाएगी? ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर। ए की सांद्रता जो है अपने पास प्रारंभिक सांद्रता है वो कितनी रह जाएगी? ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर रह जाती है। अब हम बात करें द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो टी समय बाद अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? ए माइनस एक्स। ठीक है, अभिक्रिया की दर समानुपाती हो जाएगी किसके? ए माइनस एक्स के। इसी को हम लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर के लिए डी एक्स अपन डी टी समानुपाती ए माइनस एक्स। यह समानुपाती का चिन्ह अपन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख दिया? बराबर लगा दिया, बराबर के ए माइनस एक्स। डी एक्स अपन डी टी बराबर के ए माइनस एक्स। या फिर ए माइनस एक्स इधर लिख दो, डी टी उधर चला जाएगा। तो ये इक्वेशन जो समीकरण है हम कैसे लिख लेंगे? डी एक्स अपन ए माइनस एक्स बराबर के डी टी। समझ में आ गया? अब देखो, जहाँ के क्या है? वेग स्थिरांक है। समीकरण एक को दोनों ओर समाकलित करेंगे, इस समीकरण को अपन दोनों ओर समाकलित करेंगे तो समाकलन करेंगे तो इस समीकरण को कैसे लिख देंगे? इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब जैसे ये समाकलन का जो चिन्ह है ये हटाएंगे अपन तो क्या लिखेंगे? समाकलन स्थिरांक लगाना पड़ेगा सी। तो जैसे इस इक्वेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख दिया? माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस क्या लिख दिया? सी लिख दिया। इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। अपने को कौन सी समीकरण मिली? समीकरण दो। समीकरण दो क्या है? माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये स्टेप आपको याद रखने की जरूरत है। अब जहां सी समाकलन स्थिरांक है, माना कि इस समीकरण में t बराबर क्या मान लूं मैं? 0 मान लूं, और x बराबर भी क्या माने? 0 माने, क्योंकि समय कुछ नहीं हुआ तो सांद्रता क्या है? सांद्रता में कोई फर्क नहीं आया। तो उस कंडीशन में क्या होगा? t बराबर 0 होगा तो x बराबर भी 0 होगा। अब देखिए ध्यान से, t बराबर 0 और x बराबर 0 है। तो आगे देखिए आप, ये क्या हो जाएगी? ये जो समीकरण 2 है आपके सामने, देखो समीकरण 2 जो लिखी हुई है, समीकरण 2 क्या हो जाएगी? इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर 0, तो माइनस लॉग ए दिख रहा? माइनस लॉग ए बराबर क्या हो जाएगा? सी। माइनस लॉग ए बराबर सी हो जाएगा इक्वेशन 2 से। अब समाकलन स्थिरांक सी का मान कहाँ पे रखें? ये जो सी का मान मिला वापस समीकरण 2 में रखो। तो समीकरण 2 क्या है भैया? समीकरण 2 ये है, तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स ऐसे कैसे लिखा हुआ है बराबर के टी ऐसे कैसे लिखा हुआ है। इस सी की जगह क्या लिखा मैंने? माइनस लॉग ए। इस सी की जगह क्या लिखा? माइनस लॉग ए। अब इस माइनस लॉग ए को इधर ले जाएंगे तो क्या लिख देंगे? माइनस लॉग ए माइनस एक्स, और माइनस लॉग ए इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस लॉग ए बराबर क्या लिख दिया? के टी। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो आगे, लॉग पॉजिटिव में लिख रहे हैं अपन, इसको फार्मूले में अपन लॉग प्लस का लॉग ए और माइनस का लॉग ए माइनस एक्स है तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए अपन ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, बराबर क्या लिखा? के टी। टी इधर आ गया तो के बराबर क्या लिखा? 1/t लॉग ए अपन ए माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से, log को log 10 में बदल रहे, तो log को log 10 में बदल रहे, वैसे अपन क्या लिख दें यहाँ पे? 2.303 से इसको मल्टीपल कर ले जो दिया हुआ है उसको। तो log को log 10 में कन्वर्ट किया तो k बराबर क्या लिखा? 2.303 बाई टी log 10 ए अपन ए माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर आपको 3 मिली। ये समीकरण जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण है।
याद कर लो k बराबर 2.303/t log 10 a/a-x, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण है या वेग समीकरण है। अब लिखो, अब आगे बात करें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अभिलक्षण क्या है। तो k के मान पर सांद्रता की इकाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है k के मान पर। वेग स्थिरांक k की इकाई क्या होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए? सेकंड इनवर्स, जो पहले बता चुकी है। समय इनवर्स लिखो, सेकंड इनवर्स लिखो या मिनर इनवर्स लिखो, ये होती है। अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचने पर क्या मिलेगी? आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। चलो, तो ये हो गए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। आप जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आगे बात करें हम। अब ये है ना पूरी इक्वेशन। अब है अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल उसके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो, अर्ध आयुकाल वह समय है जिसमें पदार्थ की आधी मात्रा किसमें परिवर्तित हो जाती है? उत्पाद में। अर्ध आयुकाल वह समय है, नोट कीजिए, जिसमें पदार्थ की आधी मात्रा किसमें परिवर्तित हो गई? उत्पाद में। मतलब कोई भी अपन रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्टेंट से क्या बनता है? अपन प्रोडक्ट बनता है। तो जो रिएक्टेंट लिया है उसकी आधी मात्रा किसमें कन्वर्ट हो गई? उत्पाद में। मतलब जो 100% था, 100% में से 50% तो किसमें? जैसे उत्पाद में परिवर्तित हो गया, तो ये इसका क्या हो गया? अर्ध आयुकाल हो गया। ध्यान रखना, अर्ध आयुकाल वह समय है जिसमें पदार्थ की आधी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। अर्ध आयुकाल कहते हैं। अर्ध आयुकाल को क्या कहते हैं? टी हाफ। टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग हो सकता है कि ये रिएक्शन इतने समय में पूरी हो रही है, ये रिएक्शन इतने समय में पूरी हो रही है। मतलब कुल मिला के वो समय जिसमें जो भी अभिकारक है उसकी आधी सांद्रता किसमें परिवर्तित हो जाए? उत्पाद में। अब देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या है? k बराबर 2.303/t log 10 a/a-x, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब देखो, अर्ध आयुकाल के लिए जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसमें क्या मानेंगे अपन? अर्ध आयुकाल के लिए क्या मानेंगे? t बराबर क्या लिखेंगे? टी हाफ, और x जो सांद्रता है वो कितनी हुई? आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हुई, तो x बराबर क्या लिखेंगे अपन? a/2 लिखेंगे। समझना मेरी बात को। अब जो अपनों ने जो इक्वेशन लिखी थी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, उसमें उसके लिए क्या, वो क्या थी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन थी, k बराबर 2.303/t log 10 a/a-x। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण थी। तो अर्ध आयुकाल के लिए हम जो है मानेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या मानेंगे? t की जगह क्या लिखा अपन? टी हाफ, और x की जगह क्या लिख रहे हैं अपन? a/2। तो देखो, k बराबर 2.303/t की जगह टी हाफ लिख दिया, log 10 a-x की जगह क्या लिख दिया मैंने? a/2 लिख दिया। समझ में आ रहा मेरी बात? अब देखो आगे बढ़ते हैं। k बराबर 2.303 और टी हाफ log 10, ठीक है, इसको क्या लिख दिया? a-a/2 को क्या हो जाएगा? a/2 रह जाएगा। ये कितना क्या रह जाएगा? a/2 रह जाएगा। मतलब ये इसको ये करेंगे तो 2a-a/2, तो वापस जो है 2a में से ये जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। कितना रह जाएगा? ये a/2 रह जाएगा, है ना। इसको a/2 लिख दिया। अब देखो, इस a से ये a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इस a से ये a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखे अपन? k बराबर 2.303 टी हाफ log 10, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो log 10 2 लिख दिया। समझना, a-a/2 की जगह क्या आ जाएगा? ये a/2 आ जाएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा, log 10 2 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो k बराबर 2.303/t हाफ log 10 2। अब देखो, k बराबर 2.303 टी हाफ और log 10 2 की जो वैल्यू होती है लॉगरिथम में 0.3010 होती है। तो कुछ नहीं करा आप लोगों ने, log 10 2 की जगह क्या लिखा आप लोगों ने? ये लिख दिया। अब इसको इसमें मल्टीपल करा तो क्या आया? 0.693 टी हाफ। यहाँ के की वैल्यू आई, या टी हाफ अर्ध आयुकाल क्या हो जाएगा? टी हाफ बराबर 0.693/k आ जाएगा। तो ये समीकरण जो मिल रहे हैं इसमें कहाँ पर अपने को रोल प्रारंभिक सांद्रता की बात कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर, ठीक है। तो उपरोक्त समीकरण से, इस समीकरण से अपने को स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा। इस समीकरण से स्पष्ट हो रहा है, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आ गया? चलो अब आगे बात करें अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया, आभासी एक अणुक अभिक्रिया क्या होती है?
एग्जाम्पल सहित बताना आपको आभासी एक अणु का अभिक्रिया। भाई साहब यहाँ पर जो है धोखा हो रहा है और इसी को अपन आभासी एक अणु का अभिक्रिया को छद्म कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अणुसंख्यता से अभिक्रिया की कोटि का कोई लेना देना नहीं है। अभिक्रिया की कोटि मतलब ये बात करते हैं कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रही है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रही है, कितनी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, कितना अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है। अभिक्रिया की कोटि से अभिक्रिया की दर के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर छद्म कोटि की अभिक्रिया, छद्म कोटि की अभिक्रिया मतलब आप जैसे कि ये रिएक्शन देख रहे हो, ये वाली रिएक्शन देख रहे हो, इस रिएक्शन में अपने को क्या लग रहा है कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होनी चाहिए क्योंकि 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, लेकिन है क्या है वास्तविकता में ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और है क्या है द्विअणु, 2 अणु भाग ले रहे हैं, द्विअणु की अभिक्रिया हो गई। लेकिन यहाँ पर ये जो है क्या है, एक ही अणु का सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, H2 अधिक मात्रा में ले रखा है। इस कंडीशन में इसी की सांद्रता के कारण, इसकी सांद्रता के कारण अभिक्रिया की दर प्रभावित होगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। चलो समझते हैं अपन। छद्म कोटि, छद्म मतलब क्या होता है, धोखा होता है। तो सामान्यतः साधारण अभिक्रियाओं की कोटि और अणुसंख्यता समान होती है। अपन अणुसंख्यता देख लो और अभिक्रिया की कोटि बता लो कि जैसे कि 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, तो अपन डायरेक्ट बोल देंगे कि भैया अणुसंख्यता 2 है और अभिक्रिया की कोटि 2 है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। सामान्यतः साधारण अभिक्रियाओं की कोटि और अणुसंख्यता समान होती है। कुछ अभिक्रियाओं में अभिकारकों में से एक इतनी अधिक मात्रा में होता है कि इसमें थोड़ी सी कमी अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करेगी। मतलब जैसे कि यहाँ इस रिएक्शन में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है ये अभिक्रिया की दर पर, इसमें थोड़ी सी कमी अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती। अतः ऐसे अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाएगी। अब देखो जैसे अपन बात कर रहे हैं एथिल एसीटेट का जल अपघटन, एथिल एसीटेट का जल अपघटन हो रहा है तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बन रहा है ना। एथिल एसीटेट का जल अपघटन हो रहा है, एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बन रहा है। अब इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिएगा, रासायनिक समीकरण के अनुसार यह कौन सी है, द्विअणु का अभिक्रिया है, किंतु एस्टर की तुलना में एथिल एसीटेट का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन है ना, एथिल एसीटेट का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन हो रहा है तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बन रहा है। रासायनिक समीकरण के अनुसार यह द्विअणु का अभिक्रिया है, किंतु एस्टर की तुलना में जल अपघटन की मात्रा बहुत अधिक होती है। एस्टर की तुलना में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसकी सक्रिय मात्रा लगभग स्थिर रहती है। इस एस्टर की तुलना में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसकी सक्रिय मात्रा लगभग स्थिर रहती है। अतः केवल एस्टर के सांद्रण में परिवर्तन का ही होना माना जाता है। मतलब ये मान रहे अपन कि यहाँ पर जो एस्टर की सांद्रता जो है, ये एथिल एसीटेट है, ये एस्टर है, ये एक, इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसी के आधार पर अभिक्रिया की दर डिपेंड करेगी। अतः केवल एस्टर के सांद्रण में परिवर्तन का ही होना माना जाता है। इस अभिक्रिया का वेग केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसकी कोटि क्या है, 1 है। उपरोक्त अभिक्रिया की दर को ऐसे लिख सकते हैं, सांद्रता किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर अगर अभिक्रिया की दर समानुपाती एथिल एसीटेट और ये लिखा हुआ है H2O, यहाँ पे आप लिख सकते हो H2O, है ना। तो अभिक्रिया की दर K CH3COO2H5 H2O दोनों की सांद्रता के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, किंतु अभिक्रिया की दर केवल एस्टर की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसी के समान एस्टर की सांद्रता की समानुपाती होगी। तो अभिक्रिया की दर समानुपाती CH3COO2H5, एथिल एसीटेट ये एक एस्टर है, या इसको ऐसे लिख सकते हो dx/dt बराबर K CH3COO2H5। यहाँ वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होगा। अतः इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 1 होगी। सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 1 होगी। परंतु इस अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए अणुसंख्यता तो कितनी होगी, इस अभिक्रिया के लिए 2 होगी। अणुसंख्यता तो कितनी होगी, 2 होगी, लेकिन अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 1 होगी, है ना। इसलिए अणुसंख्यता 2 होगी। अतः यह अभिक्रिया एक आभासी एक अणु का अभिक्रिया है। इसी प्रकार सेम टू सेम अपन बात करते हैं सुक्रोज का जल अपघटन, है ना। इसी प्रकार सुक्रोज का जल अपघटन भी आभासी एक अणु का अभिक्रिया है। इसमें जल इतनी अधिक मात्रा में है, जल इतनी अधिक मात्रा में होता है कि इसका मान स्थिर रहता है,
इस प्रकार की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के नियम का पालन करती है ना। इस प्रकार की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के नियम का पालन करती है, जबकि ये अणुसंख्यता कितनी है, इसमें भी 2 है। सुक्रोज का जल अपघटन हो रहा है, क्या बन रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी दोनों की सांद्रताओं के, सुक्रोज और जल, ऐसे लिख सकते हैं। किंतु वास्तविकता में क्या होती है कि अभिक्रिया की कोटि समानुपाती होगी सिर्फ किसके, सुक्रोज की सांद्रता के या सुक्रोज की सक्रिय मात्रा के गुणनफल के, है ना, सुक्रोज की सक्रिय मात्रा के समानुपाती होगी। अभिक्रिया की दर बराबर के C12H22O11, ये हो गया। तो ये जो है आप नोट्स बनाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और आगे की बात करेंगे। ऐसे ही आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और समझाना भी हो जाएगा, और अच्छी तरह से याद कीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।